हेलो एंड वेलकम टू अचीवर साइब डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमएस साइकोलॉजी एमएपीसी फर्स्ट ईयर यानी आपके एमएस साइकोलॉजी की फर्स्ट ईयर के थर्ड पेपर को आज हम बिगिन करने वाले हैं। इजी नोट्स की हेल्प से प्रिपरेशन चल रही है। अगर अभी तक आपने भी इस इजी नोट्स को परचेज नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप पूरा डिटेल देख सकते हैं, परचेज कर सकते हैं और साथ ही साथ उन इजी नोट्स के वीडियो एक्सप्लेनेशन के थ्रू अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं। यहाँ पर हमने लिए हैं वो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हैं। आज मैं यहाँ से थर्ड पेपर को स्टार्ट करने वाली हूँ विच इज अबाउट पर्सनालिटी थ्योरीज एंड असेसमेंट। ये पेपर का नाम है एंड ट्रस्ट मी आपके एग्जामिनेशन में 6 से 7 थ्योरीज कहीं पर भी आ जाती हैं। सेक्शन ए में सेक्शन बी में मिलाकर टोटल 6 थ्योरीज आराम से पूरे पेपर में होती ही है, क्योंकि इस पेपर में मैक्सिमम थ्योरीज ही हैं और हमने काफी सारी थ्योरीज इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज में कवर की है, नोट्स की सीरीज में कवर की है। तो इससे पहले कि मैं आपको सिलेबस दिखाऊं, मैं आपको एक चीज और बताते चलूं, सिलेबस पे भी ओवरव्यू कराऊंगी क्योंकि फर्स्ट वीडियो है एमपीसी 003 का, तो कुछ स्टार्टिंग में कुछ चीजें रहेंगी, फिर हम फटाफट से शुरू भी करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। लेकिन इससे पहले मुझे आपको एक चीज दिखानी है कि जो आपका एमपीसी 003 का पेपर है, अगर आप उसके फाउंडेशंस को क्लियर करना चाहते हैं तो आप ये साइकोलॉजी का चैप्टर 2 का सेल्फ एंड पर्सनैलिटी को कवर कर सकते हैं। ये जो सीरीज है आपको हमारे ही चैनल पर मिलेगी और ज्यादा नहीं, ये काफी छोटे छोटे वीडियोज हैं, 20-23 मिनट्स के, 15 मिनट्स के, 11 मिनट्स के, काफी छोटे वीडियोस हैं, कुछ 27-30 मिनट्स तक भी गए हैं बेस्ड ऑन द लेंथ, और टोटल 8 वीडियोस हैं। अगर आप इनको कवर कर लेते हैं, अगर आप ये अभी इस ऐसे फेज में देख रहे हैं जब आपके पास बहुत सारा टाइम है, तो आप इसे जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको सारे ही मैक्सिमम थ्योरीज जो है उनके ग्राउंड्स क्लियर हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। क्योंकि क्लास 12th का सिलेबस है तो बहुत ही ईजी एक्सप्लेनेशन है और ये सचमुच आपके बहुत काम आएगा। इसका जो लिंक है वो मैं आपको पिन कमेंट्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में जरूर मेंशन कर दूंगी, तो जब भी आप इसे देखें एक बार जरूर ओवरव्यू कीजिएगा। यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है वो डिफरेंट नोट्स की हेल्प से, अगर आप कहें तो मैं आपको क्विकली एक वीडियो, यहाँ पे कोई भी रैंडम वीडियो ओपन करके दिखाती हूँ और आप देखेंगे यहाँ पे कि ये जो नोट्स हैं, हम यहाँ पर जो नोट्स हैं इनकी हेल्प से आपको ये कराया गया है और ये नोट्स भी आप रिसीव कर सकते हैं। इसका भी प्रोसेस है, इसका भी एक व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा जहाँ पे हमारे क्लास 12th के बच्चे ऐड होते रहते हैं। तो ये जो हमने यहाँ पे नोट्स बनाए हैं ना, अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है। देखिए, टाइप थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी आपको एक में नजर आ जाएंगी कि किस तरीके से, जो अभी आज आप वीडियो में पढ़ेंगे भी, आज भी आएंगी, आज तो नहीं, शायद नेक्स्ट पार्ट में कभी आएंगी, लेकिन फिलहाल आएंगी। इस तरीके से आप देखेंगे तो बहुत सारी थ्योरीज हैं जो हमने इस तरीके से कवर की है और सभी वीडियोस में आपको ये चीज देखने को मिलेगी। तो कोई भी पार्ट उठा लीजिए, इसका हम थर्ड पार्ट पे अगर आ जाए तो यहाँ ट्रेड थ्योरीज को, जो ऑलपोर्ट आपके में है, आइजेंक आपके में है, कैटल्स की थ्योरी आपके में है, 5 फैक्टर है, ये सारा आपका एक में कवर हो जाता है। तो इस तरीके से ये जो बहुत काम की है सीरीज, इसीलिए मैंने आपको एक ओवरव्यू करा दिया है जिससे आपको आइडिया रहे। ये सब नोट्स की फॉर्म में है और ये और भी ज्यादा सिंपल लैंग्वेज है क्योंकि क्लास 12th की एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए बनाई गई है। तो ये सभी चीजें आप लोगों के लिए ही हैं। बहुत सारी चीजें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अपने चैनल पर अवेलेबल कराती हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे बच्चों तक वो पहुंच नहीं पाती हैं। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर आप इस सीरीज को भी देखें तो उसको अपने ग्रुप्स में शेयर जरूर करें, क्योंकि कोई ना कोई ओपन करेगा तो उनके काम ही आएगी, है ना। तो इस तरीके से हम ये सारी इन चीजों को आप कवर कर सकते हैं। ऑल राइट, तो चलिए अब हम आ जाते हैं अपने फटाफट से अपने पीडीएफ पर, जहां पर हमें यहाँ से पेपर 3 स्टार्ट करना है बिना कुछ ज्यादा टाइम को हम लिए हुए। ओके, मैं फटाफट से आपको ये दिखा देती हूँ कि ये जो आपके नोट्स हैं ये तो आप हमसे परचेज कर ही सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो आने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कौन कौन से हैं, जनरल भी ओवरव्यू करते हैं, क्योंकि आज हम 3 से ज्यादा तो शायद नहीं कर पाएंगे। ऑलरेडी वीडियो में थोड़ा टाइम अभी हो गया होगा एक्सप्लेन करते हुए। एक बार इस पर नजर मारिए तो लाइन से आपको थ्योरीज नजर आ रही है। कैटल्स थ्योरी, ऑलपोर्ट थ्योरी, ये वही है जो इस वीडियो में चल रही थी। ये इस वीडियो में मैंने आपको बताई थी। ये वीडियो चल ही रहा है एक्चुअली, से बंद कर देती हूँ। 5 फैक्टर थ्योरी, कार्ल रोजर्स थ्योरी, हैंस आइजेंक थ्योरी, गिलफर्ड थ्योरी, टाइप थ्योरी, दुनिया भर की थ्योरी है यहाँ पर। तो पर्सनालिटी पर बेस्ड थ्योरीज हैं और इजी भी हैं, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। इन थ्योरीज को आपको याद रखने में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी जैसे प्रीवियस में हो रही थी। ओके, चलिए अब शुरुआत करेंगे हम इन कुछ पॉइंट से। कोशिश रहेगी 3 to 4 टॉपिक आज कवर कर लें बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ द टॉपिक, कि कितना लंबा टॉपिक हमारा जाता है और कितना लंबा हमारा वीडियो बनता है। ओके, ये सब भी जरूरी है थोड़ा ओवरव्यू कराना आपको, क्योंकि अगर हम ये चीजें ओवरव्यू नहीं कराएंगे तो आपको कैसे मालूम चलेगा कि क्या चीज कितनी इंपॉर्टेंट है और आपको कितना ध्यान देना है, कहाँ से आपको और कंटेंट मिल सकता है। ये सभी टॉपिक हमारे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, लेकिन अब इन वीडियोस को आप प्रॉपर तरीके से इजी नोट्स की हेल्प से पढ़ेंगे। तो एमपीसी 03 को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारे पास है पर्सनालिटी एंड रोल ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स इन डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। ये इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आता है। ये कैसे आएगा मैं आपको बता दूं। आपको पर्सनालिटी क्या है इसका यूज करना होगा हर एक 10 मार्कर में, जहां पर कोई भी पर्सनालिटी की थ्योरी आएगी। ओके, जैसे मैं मान लीजिए मैं आपको आइजेंक की थ्योरी करा रही हूँ, कैटल्स की थ्योरी करा रही हूँ, उसके स्टार्टिंग में मैंने यहाँ इजी नोट्स में नहीं डाला है, फॉर एग्जाम्पल डाला तो है बट फिर भी उतना नहीं डाला है मान लीजिए कंटेंट।
तो आपको यहाँ से वो पॉइंट लेने हैं पर्सनैलिटी के बारे में। वैसे तो आप खुद ही समझ जाएंगे पर्सनैलिटी क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये कुछ कॉमन चीजें हैं जो आपको पूरे पेपर में कहीं ना कहीं तो यूज करनी है। 1000% श्योरिटी के साथ मैं आपको कह रही हूँ कि पर्सनैलिटी और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को रेडी करके रखिए। एक अच्छा सा पैराग्राफ पर्सनैलिटी पे रेडी करके रखिए। अगर चाहें तो कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन भी एक दो याद कर लीजिए, बहुत इंप्रेसिव आपका आंसर हो जाएगा। जब इन्वर्टेड कॉमास में लगा के और राइटर का नाम लिख के, साइकोलॉजिस्ट का नाम लिख के जब आप डेफिनेशन लिखेंगे ना, विल बिकम एक्सट्रीमली इंप्रेसिव। तो उस चीज को क्यों छोड़ें आप, जब आप जो आप जानते हैं कि आप एग्जाम में यूज करेंगे ही करेंगे आपके मार्क्स इंक्रीज करने के लिए। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, एक तो पर्सनैलिटी का मैंने आपको बता दिया, और ये चीज पूछी जाती है कि रोल ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स। अब वो डिफरेंट फैक्टर्स कौन कौन से होंगे वो हम अंदर इस क्वेश्चन में देखेंगे। अब हम यहाँ देखेंगे, जैसे ये तो पर्सनैलिटी के बारे में हो गया, फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई जो मैंने आपको बताया था कि किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। फिर हम किस तरीके से डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, जैसे बायोलॉजिकल फैक्टर, फैमिली एंड अपब्रिंगिंग, कल्चरल, सोसाइटी, पीयर इन्फ्लुएंस, किन किन चीजों का हमारी पर्सनैलिटी पर फर्क पड़ता है। ये आप खुद से सोचिए। अब इस टॉपिक पे तो हम आएंगे, लेकिन आप खुद सोचिए वो कौन कौन सी चीजें हैं। एक तो जेनेटिक फैक्टर हैं जो हमारी पर्सनैलिटी को शेप करते हैं, मतलब जो हम अपने पेरेंट्स से रिसीव करते हैं, फिर उस फॉर्म में वो चलती है हमारे साथ। और दूसरा सबसे ज्यादा होता है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट हमारी पर्सनैलिटी को बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है, इसका काफी पावरफुल इम्पैक्ट होता है। इतना पावरफुल जेनेटिकली नहीं होता जितना एनवायरमेंट बेसिस होता है। तो ये सारी चीजें आपको आंसर में लिखनी होंगी, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, उसको स्प्लिट कर दिया गया है। अब मैं वापस से आ जाती हूँ, तो हम पहले समझ लेते हैं कि पर्सनैलिटी क्या है। पर्सनैलिटी के बारे में जब हम बात करते हैं तो पर्सनैलिटी जो वर्ड है वो परसोना से बना है। परसोना, परसोना का मतलब क्या होता है? परसोना बेसिकली मास्क होते थे जो रोमन लोग अपने थिएटर्स में आर्टिस्ट पहनते थे। जैसे आपने कुछ ऐसे ड्रामाज वगैरह देखे होंगे जहाँ पे लोग फेस को कवर करके एक्सप्रेशंस को देते हैं। तो जब रोमन थिएटर्स में इस तरीके के एक्ट्स हुआ करते थे, तो वहां लोग जिस तरीके के भी जेस्चर को दिखाना चाहते होते थे उस टाइप का एक मास्क पहन लेते थे। तो पर्सोना यूज्ड टू बी द मास्क। उन मास्क की ही बेसिस पर बना है पर्सनैलिटी वर्ड, वहीं से ये निकल कर आया है। क्योंकि जिस तरीके का भी एक्सप्रेशन लोग दिखाना चाहते थे वही उनकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता था। कि मतलब अगर कोई पर्सन रो रहा है, अफसोस कर रहा है, तो दिख रहा है कि इसकी इस समय इसकी पर्सनैलिटी एक दुख को एग्जिबिट करे, दुखी पार्ट को दिखा रही है। तो वहीं से पर्सनैलिटी वर्ड बना है। बट पर्सनैलिटी और इसके बारे में हम लिखना चाहेंगे तो पर्सनैलिटी क्या होता है? एक यूनिक सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। पर्सनैलिटी की दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं। एक हमारे फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं, कि हमारे फिजिकल फीचर्स कहते हैं वो भी हमारी पर्सनैलिटी का ही पार्ट होते हैं, उन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते। हम जनरली कहते हैं कि पर्सनैलिटी किसी पर्सन की इनेट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जो उसका साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उसका इंटेलिजेंस, उसका बिहेवियर। लेकिन व्हाट अबाउट द आउटर फीचर? वो तो हमारी बॉडी से निकल के अलग नहीं हो सकते हैं ना, वो भी तो हमारे अंदर हमारी यूनिकनेस को दिखाते हैं। अगर किसी भी पर्सन की जो फेस का शेप है, जो उसकी बॉडी शेप है, उसका हेयर कलर है, वो भी तो उसकी यूनिकनेस ही है, वो उसकी वजह से भी तो वैसा दिखता है, तो वो भी तो मैटर करता है। तो हमेशा पर्सनैलिटी को हम दो पार्ट में स्प्लिट कर लेते हैं, एक तो फिजिकल और दूसरी साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? जो भी पर्सन के बाहर आउटर फीचर में नजर आती हैं। साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स वो होती हैं जो अंदर होती हैं, लेकिन दिखती वो बिहेवियर के थ्रू है। कोई भी चीज हमारे अंदर जो एग्जिस्ट करती है वो हमारे बिहेवियर के थ्रू ही दिखती है। आप ये सोचिए, अगर कोई पर्सन बहुत इंटेलिजेंट है तो जब तक वो इंटेलिजेंट बिहेवियर नहीं करेगा या वो कुछ अपने इंटेलिजेंस किसी एक्शन के थ्रू दिखाएगा नहीं, आपको कैसे पता चलेगा कि वो इंटेलिजेंट है? ठीक है, तो इस चीज को भी हम लिखेंगे यहाँ पे। आप एज अ जनरल लिख सकते हैं कि पर्सनैलिटी क्या है? हमारे दो मेजर फीचर्स का कॉम्बिनेशन है। वन इज फिजियोलॉजिकल एंड अनदर वन इज साइकोलॉजिकल, या फिजिकल और साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल में क्या क्या आता है, फिजिकल में क्या क्या आता है, थोड़ा स्प्लिट करेंगे तो आपका काफी कंटेंट बन जाएगा। फिर और लिख सकते हैं जो यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे भी हमने वही सब बातें देखी पर्सनैलिटी के बारे में ना। आप जनरल अपने पास से बहुत कुछ लिख सकते हैं, आपको कॉपी पेस्ट करने की तो कोई जरूरत नहीं है। बट क्योंकि मुझे तो आपको रेफरेंस के लिए कुछ ना कुछ कंटेंट देना ही है, तो मैंने यहाँ पे इन चीजों को लिखा हुआ है कि पर्सनैलिटी क्या है? यूनिक सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है, ट्रेट्स, बिहेवियर, पैटर्न ऑफ थिंकिंग, जो किसी भी पर्सन को या इंडिविजुअल को डिफाइन करती है कि वो किस तरह से दुनिया में लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ये बहुत सारे वाइड रेंजेस ऑफ एलिमेंट्स को लेकर चलती है, जिसमें कि इमोशन, मोटिवेशन, कॉग्निटिव प्रोसेस, सोशल बिहेवियर, सब कुछ आता है। ये सारी चीजें बिहेवियर के थ्रू दिखती है। Essentially, personality is what makes each person distinct, influencing how they respond to various situation. इससे भी पता चलता है कि पर्सन की पर्सनैलिटी क्या है। जैसे कोई ऐसी सिचुएशन है जो आपको ट्रिगर कर रही है और आप उसमें काम रह रहे हैं, तो आपको एक पॉजिटिव अच्छा पर्सन समझा जाएगा कि आप एक डिफिकल्ट सिचुएशन में ट्रिगर नहीं हो जा रहे हैं। कोई भी चीज आपको ट्रिगर करने चाहती है और आप वैसा रिएक्ट कर देते हैं, तो फिर आप उसके हिसाब से चल रहे हैं, अपने हिसाब से कहाँ चल पा रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें कि हम डिफरेंट सिचुएशंस में कैसा रिएक्ट करते हैं, उससे भी हमारे बारे में जजमेंट होता है। और ये जनरल है टेंडेंसी ह्यूमन की, हम भी लोगों को जज करते हैं ऑन द बेसिस व्हाट दे बिहेव, व्हाट दे डू। तो ये कॉमन सी बात है। तो पर्सनैलिटी क्या होती है? टाइम के साथ साथ डेवलप होती जाती है, बोथ जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर से ये
इन्फ्लुएंस होती है, जैसे कि अपब्रिंगिंग, कल्चर, पर्सनल एक्सपीरियंसेस, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। बहुत सारी थ्योरीज है पर्सनालिटी की जो डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने दी है। आप चाहें तो ये चीज मेंशन करें, चाहे तो ना भी करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो 5 फैक्टर मॉडल है वो रिसेंट टाइम में सबसे ज्यादा पॉपुलर मॉडल है। आपको पता होना चाहिए 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी तो एग्जाम में ऑलमोस्ट हर पेपर में रखा रहता है। अगर ये आप प्रिपेयर कर कर जाते हैं और आ जाता है, इजी भी बहुत है, मैं कराऊंगी आप लोगों को, और आप कर आएंगे, बहुत आसान है। तो इन्होंने उसके ही बारे में यहाँ पे बात कर दी है, बिग 5 फैक्टर के बारे में। आप अभी मत देखिए इसको, आप बाद में देखिएगा, और किसी भी थ्योरी का आप जिक्र कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि बिग 5 फैक्टर की बात करें। पर्सनैलिटी हमें इस चीज के लिए भी रेडी करती है कि हम कैसे स्ट्रेस से डील करेंगे, डिसीजन मेकिंग करेंगे, गोल्स परस्यू करेंगे। हमारी पर्सनैलिटी इन चीजों की तरफ भी डाइवर्टेड होती है। जैसे कोई पर्सन बहुत पॉजिटिव है तो उसके माइंड में उसके गोल्स, एम्स क्लियर होंगे, वो कंफ्यूज नहीं होगा। ओके, तो बहुत सारी चीजें हैं जो पर्सनैलिटी से रिलेटेड हैं। आप पढ़ते जाएंगे, आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलते चले जाएंगे। मैं थोड़ा यहाँ से फास्ट हो जाती हूँ, आप चाहे तो इसे एक बार क्विकली रीड भी कर सकते हैं स्क्रीन पर। पर्सनैलिटी बहुत सारे कोर कैरेक्टरिस्टिक्स से भी डिफाइन होती है जो किसी भी पर्सन को दूसरे पर्सन से डिफ्रेंशिएट करते हैं। और इसके अगर की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम देखेंगे, जैसे कंसिस्टेंसी। पर्सनैलिटी वो है जो बहुत जल्दी फ्लक्चुएट नहीं होती। एक पर्सन एक डिफिकल्ट सिचुएशन में तो काम हो गया क्योंकि उसको लगा कि हाँ मुझे देखने वाले बहुत है तो मैं कंट्रोल कर लेता हूँ, बट आउटसाइड दैट सिचुएशन वो हमेशा बर्स्ट आउट हो जाता है। तो वो बर्स्ट आउट जो हमेशा होता है ना, वो कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी वो नहीं है जिसने एक बार बहुत पॉजिटिव बिहेवियर दिखाया, वो उसकी पर्सनैलिटी नहीं है। तो पर्सनैलिटी हम किसी के बारे में जैसे किसी को देखकर तुरंत जजमेंट देते हैं ना, वो एक तरीके से बहुत गलत चीज है, क्योंकि हमने उसको किसी एक सिचुएशन में देखा है, मगर बाकी की सिचुएशन में वो किस तरह से ट्रीट कर रहा है अपने आप को, किस तरह से डील कर रहा है खुद के साथ में, ये एक बात है। तो कंसिस्टेंसी पर्सनैलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस वो होते हैं जो एक पर्सन को दूसरे से डिफरेंशिएट करने में हेल्प करते हैं। मतलब एक पर्सन की पर्सनैलिटी जो है वो बहुत, मान लेते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहता है, और दूसरा जो है उससे थोड़ा कम पॉजिटिव रहता है, तो उनके बीच का जो गैप है वही उनके बीच का डिफरेंस है, इसी को हम इंडिविजुअल डिफरेंस कहते हैं। इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर। पर्सनैलिटी शेप्स हाउ इंडिविजुअल बिहेव इन वेरियस सर्कमस्टांसेस। अभी बात की थी हमने कि जैसी पर्सनैलिटी होगी उस हिसाब से इंसान बिहेव करेगा। एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सन जो है वो ज्यादा नेगेटिव रिएक्ट नहीं करेगा, और एक कोई जो नेगेटिव पर्सन होगा वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव बिहेव नहीं करेगा। डायनामिक होती है, अडेप्टिव होती है पर्सनैलिटी, लाइफ एक्सपीरियंस के थ्रू आउट जो है लाइफ एक्सपीरियंसेस के टुवर्ड्स बिहेव करती है। मतलब डायनामिक होती है, जैसे आप हमेशा एक ही पर्सनैलिटी में बने नहीं रहते। इवन दो हम कंसिस्टेंसी वर्ड यूज कर रहे हैं, लेकिन वो कंसिस्टेंसी बिहेवियर में दिखती है। पर्सनैलिटी ओवर टाइम धीरे धीरे चेंज होती है, लेकिन वो बड़ा फेज होता है। ऐसा नहीं कि एक एक मिनट में एक एट्रीब्यूट चेंज हो रहा है, ऐसा नहीं होता। ओके, उसके अलावा इस पर बायोलॉजिकल और एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस रहते हैं। मैंने आपको बताया एनवायरमेंट का तो हमारी पर्सनैलिटी पे बहुत फर्क पड़ता है। कहते हैं बच्चों से कि ऐसे पीयर ग्रुप में रहो, ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपको अच्छा आगे बढ़ने में हेल्प करें। और बायोलॉजिकल यानी जेनेटिक फैक्टर तो होते ही हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। थिंकिंग के पैटर्न, फीलिंग, एक्टिंग, ये सब चीजें भी पर्सनैलिटी से कनेक्टेड होती हैं। और कोहेरेंस एंड इंटीग्रेशन की बात करें तो ये भी पर्सनैलिटी का एक पैटर्न है कि कोई पर्सन बहुत ज्यादा जुड़ाव रहता है लोगों का दूसरों के साथ में, एक पॉजिटिव वे में बिहेव करना, कोहेरेंस की जो है वो डेफिनेशन होना पर्सनैलिटी में, ये सब उसके पार्ट हैं। इस तरीके से आप भी बहुत सारे पार्ट जोड़ सकते हैं। और अब हम एक एक करके पढ़ेंगे कि कैसे कैसे ये जो फैक्टर्स हैं वो रोल प्ले करते हैं। ऑल्दो मैं बता चुकी हूँ, मगर फिर भी मैं बताती रहूंगी क्योंकि मुझे तो एक्सप्लेन आपको करना है ये पॉइंट। बायोलॉजिकल और जेनेटिक फैक्टर की बात करें तो किसी के पर्सन के टेम्परामेंट और प्रीडिस्पोजिशन को जेनेटिक्स ही डिफाइन करते हैं। मतलब कहते हैं ना, किसी बच्चे को बहुत, इसे तो बहुत गुस्सा आता है, ये तो बिल्कुल अपने पापा पे गया है, या ये तो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन करती है, अपनी मम्मी पे गई है, कुछ भी बच्चे का रिएक्शन जब हम पेरेंट्स से कनेक्ट करते हैं तो कभी कभी वो होता है। अब एक एग्जाम्पल के लिए या गलत स्टेटमेंट हम यूज कर दें वो अलग बात है, लेकिन ऐसा होता है कि बच्चों के अंदर वो बहुत सारे पर्सनैलिटी ट्रेट्स आते हैं जो उनके पेरेंट्स में होते हैं, तो वो ट्रांसफर होते हैं, तो वो जेनेटिकली रोल प्ले करते हैं। इमोशनल रिएक्टिविटी, इंट्रोवर्जन, एक्सट्रोवर्जन, ये सब पर जो हैं ये हेरिडिटरी बेसिस होते हैं। लेकिन जेनेटिक्स एक फाउंडेशन ही प्रोवाइड करता है पर्सनालिटी ट्रेट का। उनमें चेंजेस आ सकते हैं जो, क्योंकि ऑफ कोर्स वो साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, तो जिस तरह के एनवायरनमेंट में बच्चा रहेगा उस तरह से वो जो ट्रेट्स हैं वो बदल जाते हैं। जैसे हमने ये कहा कि एक बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, पर हो सकता है उसको बहुत ज्यादा प्यार, लव, केयर का एनवायरनमेंट मिले तो वो चीज कम होगी, अगर खत्म भी नहीं होगी तो भी कम तो जरूर होगी। तो इस तरीके से जो एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं वो बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं। हालांकि ये स्टॉप, इस वाले पैराग्राफ में हम केवल बायोलॉजिकल जेनेटिक फैक्टर की बात कर रहे हैं, एनवायरमेंट आगे लेंगे। पर एनवायरमेंट केवल एक एनवायरमेंट का मतलब क्या होता है, ये जितना कुछ है सब एनवायरमेंट ही तो है। फैमिली, अपब्रिंगिंग, कल्चर, सोसाइटी, ये सब एनवायरमेंट में ही तो एग्जिस्ट करता है, ये कुछ उससे अलग तो है नहीं।
तो हमारी फैमिली और अपब्रिंगिंग कैसी है। अब उसको ब्रेक इसलिए कर दिया गया है क्योंकि आप चाहें तो एक पार्ट को लिख के जेनेटिक और दूसरे के अंदर सब टॉपिक्स इन्हें बना सकते हैं एनवायरनमेंट के अंदर। आपका प्रेजेंटेशन है, आप कैसे आंसर को लिख के आते हैं, गलत कुछ भी नहीं है ना। ये तो डेफिनेटली जेनेटिक में ही रहेगा, लेकिन ये सारे पॉइंट जो आपको नजर आएंगे अब आगे, ये एनवायरनमेंट के अंदर कैटेगरी में डाले जा सकते हैं। लेकिन अगर अलग भी लिखेंगे तो भी कोई इश्यू नहीं है। तो फैमिली और अपब्रिंगिंग का ऑफ कोर्स होता ही है। नर्चरिंग सपोर्टिव एनवायरनमेंट होगा तो सेल्फ एस्टीम बढ़ती है बच्चे की, फिर वो धीरे धीरे एडोलेसेंट की तरफ जाता है, फिर अडल्टहुड में आता है, तो सब चीजें बेटर होती चली जाती हैं। सोशल रिलेशनशिप वो अच्छे से मेंटेन कर पाता है। इसे आप क्विकली रीड कर सकते हैं। ये तो वही सारी चीजें हैं जो आपने भी एक्सपीरियंस की हैं और कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। कल्चर और सोसाइटी की बात करें तो कल्चर और सोसाइटी हमारे पर्सनालिटी को मेंटेन करने में, बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। हम जिस कल्चर को बिलोंग करते हैं, पहली बात तो उसे अप्रिशिएट बहुत करते हैं, और दूसरी बात, जब हम अप्रिसिएशन करेंगे तो उस चीज को अपने अंदर जरूर कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब करेंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि हम अपने कल्चर को एडमायर तो करें लेकिन उस चीज को अपने अंदर एब्जॉर्ब ना करें, उसको रिफ्लेक्ट ना करें अपनी पर्सनालिटी के थ्रू। तो कल्चर्स और हमारे जो भी नॉर्म्स होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, वैसे ही हम बिहेव करते चले जाते हैं। सोसाइटी के जितने रूल्स हैं, ट्रेडिशन है, कस्टम्स हैं, जो भी चीजें होती हैं, रिचुअल्स होते हैं, उनको हम फॉलो करते हैं, वो हमारी पर्सनालिटी के थ्रू दिखती है। पीयर का इन्फ्लुएंसेस तो होता ही है, सोशल इंटरेक्शन भी हमारी पर्सनालिटी को शेप करता है, ये भी एक एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस है। क्योंकि जिन लोगों के साथ हम रहते हैं, जिन दोस्तों के साथ हम रहते हैं, जैसी बातें हम करते हैं, वो सब चीजें हमारी पर्सनालिटी में धीरे धीरे सेट होती चली जाती हैं। उस चीज के टुवर्ड्स हम वैसा ही बिहेव करने लगते हैं। जिस तरह के सोशल ग्रुप्स में हम रहेंगे वैसी ही अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। मान लेते हैं कि कोई पर्सन जो है वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद, जर्नलिज्म का कोर्स करने के बाद एक जर्नलिस्ट बन गया, तो वो पर्सन आउटस्पोकन होगा, उसको वो बहुत बोल्ड होगा, उसको वैसा ही एनवायरनमेंट मिल रहा है, तो उसके ऊपर सोशल इन्फ्लुएंस ही वैसा आ रहा है, सोशल इंटरेक्शन ही वैसा हो रहा है, तो वो वैसा ही रहेगा। आप उससे एक्सपेक्ट करें वो बहुत इंट्रोवर्ट हो, वो बहुत शांत रहने वाला हो, वो ना बोले, बात को लिमिटेड वर्ड्स में कहे, हो ही नहीं सकता। तो हमारी पर्सनैलिटी सोशल इंटरेक्शन की वजह से उस तरह से होती चली जाती है। एजुकेशन और लर्निंग एक्सपीरियंसेस क्या है? अगर एक बच्चा जो है जिसको अच्छा एजुकेशन सिस्टम नहीं मिला है, एजुकेशनल बैकग्राउंड उसका अच्छा नहीं रहा है, वो गांव में रहा है, उसे कोई प्रॉपर स्कूल नहीं मिला पढ़ने के लिए, और किसी तरीके से काम चला चला के कहीं कोई पढ़ पढ़ा के उसने काम चलाया, तो उसके लर्निंग एक्सपीरियंसेस भी अच्छे नहीं होंगे, तो सारी चीजें उसके सेल्फ पर लो होती चली जाएंगी। जैसे हमारा सेल्फ लो होगा, हमारी पर्सनैलिटी भी उस हिसाब से रिएक्ट करेगी या उस तरीके से नजर आएगी। क्योंकि हमारा जो सेल्फ है ना, वो जितना अच्छा होगा, जितने अच्छे तरीके से हम अपने सेल्फ को रिफ्लेक्ट करेंगे। अब सेल्फ में क्या आ गया? सारी चीजें जो आपने पढ़ी हैं, सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ एस्टीम, जितनी भी चीजें सेल्फ होती है, सेल्फ के बारे में जो भी आपने पढ़ा है, जितना वो हाई होगा उतनी ही पर्सनैलिटी दूसरे को अच्छी नजर आएगी। क्योंकि पर्सनैलिटी क्या है? जो दूसरा पर्सन हमारे बारे में परसीव करता है वो पर्सनैलिटी है, लेकिन वो परसीव तो वही करेगा ना जो हम उसे दिखा रहे हैं। तो बहुत हद तक ये जरूरी है कि हम अपने सेल्फ को ऐसा मेंटेन करें कि हमारी पर्सनैलिटी अच्छी नजर आए, ना कि वो पर्सन अपना व्यू हमारे बारे में कुछ भी बना के चला जाए। हमारा व्यू हमारे बारे में क्या होना चाहिए, ये बहुत हद तक हम डिसाइड कर सकते हैं। तो इसीलिए अपने सेल्फ पे हमें वर्क करना चाहिए, ऑटोमेटिकली पर्सनैलिटी अच्छी दिखने लगेगी। ऑलराइट, तो लाइफ एक्सपीरियंसेस और मेजर इवेंट्स की बात करें, जिस पर्सन के लाइफ एक्सपीरियंसेस बहुत डिफिकल्ट होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी में वो चीज नजर आती है। और पर्सनैलिटी चाइल्डहुड से ही ग्रो होने लगती है। बच्चा जैसे भी लाइफ एक्सपीरियंसेस देखता है, वो देखता है उसकी फैमिली में बहुत ज्यादा ट्रबल्स हैं, या उसने बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस देखा है, तो वो आगे चल के उसी तरीके की पर्सनैलिटी उसकी डेवलप होगी। उसे पैसों की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस लगेगी, उसे रिलेशनशिप की इंपॉर्टेंस लगेगी, या फिर ये भी हो सकता है उसने बहुत ज्यादा नेगेटिव चीजें देख ली हैं, तो उस वजह से वो रिलेशनशिप पे ट्रस्ट ना करे, या फिर उसको कोई भी चीज हो सकती है जो उसके एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करती है, जो उसका लाइफ एक्सपीरियंस है। और अगर उसकी लाइफ में कुछ मेजर टर्निंग पॉइंट्स आए हैं, तो वो भी उसकी पर्सनैलिटी पर एक इम्पैक्ट डालते हैं। सिचुएशनल फैक्टर्स होते हैं, डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं, वो भी हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करती हैं। सिचुएशनल फैक्टर तो कुछ भी हो सकते हैं, वो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हो सकते हैं, लेकिन जब उसकी जो भी सिचुएशनल फैक्टर होते हैं ना, वो सिचुएशंस में हमें बदलते हैं, लेकिन हमारे कोर ट्रेट जो होते हैं वो स्टेबल रहते हैं। डिफरेंट एनवायरमेंट्स में ब्रिंग आउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एन इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी। जैसे कि कोई बहुत ज्यादा असर्टिव हो सकता है प्रोफेशनल रोल में, लेकिन सोशल सेटिंग में बहुत ज्यादा रिजर्व रहना चाहे, है ना, क्योंकि हर पर्सन की पर्सनैलिटी सिचुएशंस के हिसाब से भी वेरी करती है। हम मान लीजिए आप अपने प्रोफेशन में बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, तो आप वहां बहुत अच्छे दिखेंगे, लेकिन हो सकता है सोशल लाइफ में आप उतने अच्छे ना हो। तो ये हमारी सिचुएशंस के हिसाब से भी पर्सनैलिटी चेंज होती है। तो ये एक टॉपिक काफी लंबा था जिसमें हमने पर्सनालिटी के डिफरेंट फैक्टर्स को अंडरस्टैंड किया, पूछा काफी जाता है, इसलिए इसको यहाँ पे मेंशन करना जरूरी था। शुरुआत करेंगे पहली थ्योरी के साथ में, कैटल्स ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। रेमंड कैटल ने ये दी थी, और इनका 16 PF बहुत पॉपुलर है, जो कि आपके MPCL 007 में एक प्रैक्टिकल भी है, बच्चे बड़े परेशान रहते हैं इसको लेके। तो आज इसको समझेंगे हम कि कैटल्स की ट्रेट थ्योरी क्या है पर्सनैलिटी की।
पहली बात तो आपको ये समझ लेना है कि ये ट्रेट बेस्ड थ्योरी है। मैंने आपको जो प्लेलिस्ट बताई थी उसमें आपने नोटिस किया था कि नहीं भी कर पाए होंगे, भी तो केवल ओवरव्यू ही कराया था मैंने वैसे, तो उसमें आपने देखा कि मैंने आपको दिखाने की कोशिश तो की ही थी कि किस तरीके से टाइप थ्योरी का एक सेपरेट वीडियो है, ट्रेट का एक है, तो वो कैटेगरी वाइज है। जब आप ट्रेट वाला वीडियो ओपन करेंगे तो आपको उसमें ट्रेट की सारी थ्योरीज मिलेंगी, तो उससे आपको ये फायदा होगा कि आपको ये पता चल जाएगा अच्छा ये थ्योरी भी ट्रेट में आती है, ये थ्योरी भी ट्रेट में आती है, मतलब और कोई नहीं आती है, जितनी मैक्सिमम है वो कवर है 12th के हिसाब से, तो उसको जरूर देखिएगा। अब हम कैटल स्ट्रेट थ्योरी की बात करते हैं। ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क था जो साइकोलॉजिस्ट रेमंड कैटल ने बिगिन किया था, और इसमें उन्होंने बहुत ही एक स्टैटिस्टिकल मेजर का यूज किया था जिसे हम कहते हैं फैक्टर एनालिसिस, जो MPC 001 में मैंने कहीं जिक्र किया था और आपसे ये कहा था कि इसको समझने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन ये एक स्टैटिस्टिकल मेजर होता है जिसमें फैक्टर एनालिसिस करके आउट ऑफ अ लॉट ऑफ फैक्टर्स जिनको कंबाइन किया जाता है, क्यूमुलेटिव क्या समझाया था मैंने, मुझे उम्मीद है आपको याद होगा अगर आप MPC 001 के सारे वीडियोस देख के आए हैं तो उसको ज्यादा रिकॉल नहीं करते हैं। अभी हम क्या करेंगे, ये समझेंगे कि स्टैटिस्टिकल मेजर का यूज करके, फैक्टर एनालिसिस का यूज करके रेमंड कैटल ने आउट ऑफ अ लॉट ऑफ बहुत सारे जो ट्रेट्स थे एडजेक्टिव्स की फॉर्म में, जैसे ऑनेस्ट, काइंड, सिंपैथेटिक, गुड, ओके, इस तरीके के एग्जांपल के लिए आपको बता रही हूँ, तो बहुत सारे ट्रेट्स जो थे उनको क्यूमुलेट, उनको इकट्ठा किया, मतलब जो एक दूसरे को काफी क्लोजली बिलोंग करते थे, जब वो इस तरीके से क्यूमुलेट करते चले गए, सबको एक जगह पे समराइज करते चले गए, तो लास्ट में उन्होंने 16 फैक्टर्स को इंपॉर्टेंट माना और उन्होंने कहा ये 16 फैक्टर जो हैं ये अपने आप में काफी सारों की वैल्यू होल्ड करते हैं, और इस तरीके से उन्होंने 16 फैक्टर्स दिए जिसको उन्होंने अपनी कैटल्स की ट्रेट थ्योरी में मेंशन किया। सरफेस ट्रेट्स क्या होते हैं, ये ऑब्जर्वेबल बिहेवियर होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे कोई सोशिएबल है, हैप्पी है, शाय है, ये उस तरीके के ट्रेट्स होते हैं जो ज्यादा विजिबल होते हैं और इजीली डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के थ्रू आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। सरफेस ट्रेट्स जो होते हैं वो हमारे अंडरलाइन फैक्टर से भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं और डिफरेंट सिचुएशन में वेरी करते हैं। जैसे आप खुश हैं तो हमेशा तो खुश नहीं रहेंगे, ये परमानेंट तो नहीं रहेगा, आप कभी सैड भी होंगे किसी बात पर, तो फिर भी वो रहेगा तो सरफेस ट्रेट ही, क्योंकि वो भी ऑब्जर्वेबल है, लेकिन वो चेंज भी होते रहते हैं। तो उन्होंने सरफेस ट्रेट और सोर्स ट्रेट के बीच में एक डिस्टिंक्शन बनाया था, और सोर्स ट्रेट क्या होते हैं, ये डीपर फंडामेंटल ट्रेट्स होते हैं जो कि किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी से बाहर निकल के दिखते हैं। सोर्स ट्रेट्स आर फ्यूअर इन नंबर बट प्रोवाइड अ मोर एक्यूरेट पिक्चर ऑफ अ पर्सन पर्सनैलिटी। कैटल के अकॉर्डिंग सोर्स ट्रेट्स आर द रूट कॉज ऑफ सरफेस ट्रेट्स। आ जाते हैं 16 पर्सनालिटी फैक्टर पर। अब आपको ये जो नाम है ये आपको याद रखने होंगे, क्योंकि इसी की हेल्प से 16 पर्सनालिटी क्वेश्चन आयर बनता है, 16 फैक्टर क्वेश्चन आयर बनता है, 16 PF जिसे आप शॉर्ट में कहते हैं। और आप चाहें तो ये लिख कर आए अगर आप नहीं याद रख पाते हैं, क्योंकि काफी बच्चों के लिए मुश्किल होती है, पर जिन्होंने MPCL के प्रैक्टिकल में अच्छे से किया होता है उनको याद भी रहता है। अगर नहीं याद रहता है तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप इन जनरल एक पैराग्राफ में समराइज कर सकते हैं अगर आप मोटी मोटी चीजों को ध्यान में रख पाते हैं। जैसे कि आप ये बता पाएंगे कि अंडर 16 पर्सनालिटी फैक्टर डिग्री ऑफ फ्रेंडलीनेस एंड अफेक्शन हैज बीन टेकन। अब वो लैंग्वेज आपके हिसाब से बन सकती है, थिंकिंग एंड इंटेलिजेंस हैज बीन इंक्लूडेड एज अ पर्सनालिटी फैक्टर। तो भले ही आप ये सब नहीं लिख रहे हैं, लेकिन एक पैराग्राफ में उसको समराइज करते हुए किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं कि एंथुसियाज्म एंड एनर्जी सोशल इंटरेक्शन इज टेकन। आप ये मत सोचिएगा कि मैं तो ये जो पढ़ के बता रही हूँ वो तो और लंबा है, तो जब हमें यही नहीं याद हो रहा तो हम ये कैसे ध्यान रखेंगे। इसे आप अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन आपने क्या मेमोराइज करने की कोशिश की है, क्योंकि एग्जैक्ट नेम अगर आप नहीं लिखेंगे, गड़बड़ कर देंगे यहाँ पे, तो वो भी थोड़ा प्रॉब्लम की बात हो सकती है। ऑलराइट, तो जो 16 फैक्टर हैं ये पर्सनालिटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को रिफ्लेक्ट करते हैं, और इसके लिए इन्होंने एक हायरार्किकल मॉडल रिप्रेजेंट किया था जिसमें उन्होंने 16 सोर्स ट्रेट्स को लिया था फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ ब्रॉडर पर्सनालिटी डायमेंशन, एंड दीज सोर्स ट्रेट्स कुड combined to create higher order traits. For example, source trait related to sociability, warmth and boldness might combine to form a broader extraversion trait. मैं इसी चीज की अभी आपको बात कर रही थी कि जब हमारे जो सोर्स ट्रेट होते हैं जब वो कलेक्टिव हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तब वो सरफेस ट्रेट को एग्जिबिट करते हैं, मतलब वो मिलकर बनाते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने जो भी सोर्स ट्रेट का एग्जाम्पल लिया है उनको जब हमने कंबाइन किया तो वो सरफेस ट्रेट की फॉर्म में नजर आएंगे। सोर्स मतलब प्रोवाइडिंग अ बेस, एंड सरफेस मतलब जो ऊपर से नजर आ रहा है, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो ये ऊपर से आपको क्या नजर आता है, एक्स्ट्रावर्जन किसी पर्सन में नजर आता है, लेकिन उसके सब कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं, सोशेबिलिटी, वार्मथ, बोल्डनेस, और भी तरीके के हो सकते हैं। तो यही पे जो आपको नजर आ रहे हैं ना 16, इन्हीं में से कुछ कुछ को हम जब मिलाएंगे, कुछ कुछ आपस में मिलेंगे, तो वो क्या बना देंगे, एक नया सोर्स सरफेस ट्रेट को क्रिएट कर देंगे। ऑलराइट,
ये हायरार्किकल मॉडल कुछ अलग से नहीं है, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इन्हीं को जब हम कंबाइन करेंगे तो नया ट्रेट भी फॉर्म हो जाता है। अब टाइप ऑफ ट्रेट्स की जब हम बात करें तो कुछ इन्होंने बायोलॉजिकल बेस्ड ट्रेट्स लिए हैं, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर बेस्ड ट्रेट लिए हैं, लेकिन दोनों ही नेचर नर्चर की जो डिबेट है चलती रहती है, क्योंकि दोनों को ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। आपको पता ही है नेचर नर्चर की डिबेट कभी खत्म तो होती नहीं है, तो एनवायरमेंटल के फैक्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है पर्सनैलिटी में या फिर जेनेटिक है, तो उन्होंने दोनों को ही लिया है। तो दोनों ही टाइप के ट्रेट्स हमें यहाँ पे नजर आते हैं। इसके अलावा डायनामिक एबिलिटी एंड टेम्परामेंट ट्रेट्स की फॉर्म में भी कैटेगराइज किया है कि डायनामिक ट्रेट्स वो हैं जो मोटिवेशन, ड्राइव्स और डिजायर से रिलेटेड हैं। एबिलिटी ट्रेट्स वो हैं जो स्किल और एबिलिटी से रिलेटेड है, जैसे इंटेलिजेंस। आपको ये जो टाइप है ना, ये नाम नहीं है, ये बताना चाह रहे हैं कि इस टाइप के ट्रेट आपको ऊपर दिखेंगे जो आपने 16 देखे हैं। एबिलिटी के भी ट्रेट्स आपको दिखेंगे, टेम्परामेंट को दिखाने वाले ट्रेट्स दिखेंगे, कामलेस या एक्सेस एक्साइटेबिलिटी, ये हमारे बिहेवियर के स्टाइल को दिखाते हैं। तो फैक्टर एनालिसिस का इसमें रोल क्या है, मैं बता चुकी हूँ आपको, फिर भी बता सकती हूँ कि कैटल्स की जो ट्रेट थ्योरी है वो बहुत ज्यादा रिवॉल्यूशनरी थी, क्योंकि उन्होंने फैक्टर एनालिसिस का यूज किया था, एक स्टैटिस्टिकल मेजर जिसने रिलेटेड ट्रेट्स के क्लस्टर्स को आइडेंटिफाई किया था। ओके, जो मैं आपको बताया था अभी, उन्होंने लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को लिया था और उसके बाद उसको बहुत सारे कलेक्टिव करते चले गए, वो क्लस्टर बनाते चले गए, और लास्ट में उन्होंने पर्सनैलिटी के 16 फैक्टर्स को एक्सप्लेन किया। 16 फैक्टर से बियॉन्ड बात करें तो उन्होंने ग्लोबल फैक्टर्स भी बताए थे, ये आपके सिलेबस में नहीं है, चाहे तो ना लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, इस पार्ट को आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ब्रॉडर डायमेंशंस भी एक्सप्लोर की थी बाद में। टू कंक्लूड हिज थ्योरी, आप मेजर तो 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स ही हैं। सोर्स और सरफेस ट्रेट्स की हम यहाँ पे बात करते हैं, और इसके अलावा हम क्या करते हैं कि जितना भी प्रेडिक्टेबिलिटी पर्सनालिटी को प्रेडिक्टेबली मेजर कर सकते हैं हम इसके थ्रू। 16 PF का बहुत ज़्यादा रियल लाइफ में यूज़ होता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में काफ़ी यूज़ होता है, क्लिनिकली भी बहुत यूज़ होता है लोगों को एनालाइज करने में कि उनके पर्सनालिटी टाइप क्या है। तो पर्सनालिटी असेसमेंट में इस स्केल का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और ये हमारे यहाँ पे टॉपिक ओवर हो जाता है। आते हैं ऑलपोर्ट डिस्पोजिशनल थ्योरी ऑन पर्सनैलिटी। ऑलपोर्ट की जो थ्योरी है, गॉर्डन ऑलपोर्ट जो थे, उनको ट्रेट थ्योरी का पायनियर माना जाता है, क्योंकि उन्होंने ट्रेट्स को पहले तो डिफाइन किया था कि ट्रेट्स होते क्या हैं। यहाँ पर आप चाहें तो ट्रेट्स के बारे में भी थोड़ा कुछ लिख सकते हैं, पर तभी जब आपको लगे कि आपके पास कंटेंट की थोड़ी कमी हो महसूस आपको हो रही है, वैसे इसमें होती नहीं है। ऑलपोर्ट ने जो अपनी थ्योरी दी है, गॉर्डन ऑलपोर्ट ने, उसमें ट्रेट्स के डिफरेंट टाइप्स बताए हैं, और बेसिकली उन्होंने ये बताया है कि किस तरीके से हमारे जो डिस्पोजिशंस होते हैं, पर्सनल डिस्पोजिशंस होते हैं, वो चीज़ों को हमारी पर्सनालिटी के थ्रू रिफ्लेक्ट करते हैं। तो एक बार पहले इस पार्ट को ज़रूर हम क्विकली देखेंगे। मैं चाहूंगी आप इसे क्विकली रीड करें, और मैं छोटा सा एक ब्रेक ले रही हूँ यहाँ पानी के पीने के लिए फटाफट से, और आप लोग, मैं स्क्रीन से थोड़ा साइड हो जाती हूँ। थोड़ा वीडियो हमारा जब लंबा हो जाता है तो हम ब्रेक हमें लेना पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि जिससे कि आपका जो क्लास है वो स्मूथली चलता रहे, कोई ब्रेक ना आए इस क्लास में। और अबाउट 30 मिनट्स की हमारी क्लास, नॉट 30 बट 28 मिनट्स के अराउंड होने जा रही है, तो कोशिश करेंगे 10 मिनट्स में हम अब नेक्स्ट टॉपिक को ले। वैसे हम थर्ड टॉपिक पे आ गए हैं, मुझे मालूम था तीसरे से ज़्यादा आज हम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि पहले वीडियो में थोड़ा इंट्रोडक्शन वगैरह भी रहता है। ओके, चलिए, मैं हो गई हूँ रिफ्रेश, और अब आ जाते हैं अपने वापस टॉपिक पे कि गॉर्डन ऑलपोर्ट की जो थ्योरी है, डिस्पोजिशनल थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, जिसे हम ट्रेट थ्योरी भी कहते हैं, वो काफ़ी फाउंडेशनल अप्रोच है पर्सनालिटी की, साइकोलॉजी की। इन्होंने ये बिलीव किया था कि पर्सनालिटी बहुत डायनामिक होती है और यूनिक कॉम्बिनेशन है ट्रेट्स का, कि लोग जो होते हैं वो कैसे सोचते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, सारी चीज़ों को किसी ट्रेट के थ्रू दिखाया जाता है। His theory emphasizes the importance of understanding individual as unique beings, rejecting the idea that personality can be entirely explained by universal laws. वैसे भी किसी भी पर्सनालिटी को आप किसी भी यूनिवर्सल लॉ से एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते, और इस बात को ऑलपोर्ट ने तो बिल्कुल ही सिरे से खारिज कर दिया था। उनका ये कहना था कि जो पर्सनालिटी है वो किसी भी एडजेक्टिव्स की फॉर्म में, कैरेक्टरिस्टिक्स की फॉर्म में पर्सन के अंदर नजर आती है। की एलिमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले पर्सनल डिस्पोजिशंस आ जाते हैं। At the core of Allport's theory is the concept of personal dispositions, which are individuals' traits or characteristics that shape a person's behavior. उनका ये कहना था कि हर इंडिविजुअल के अंदर यूनिक सेट ऑफ पर्सनल डिस्पोजिशन होता है, जिसकी हेल्प से हमें पता चलता है कि वो डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करेंगे। आप किसी भी पर्सन के बारे में एक जनरल अंदाजा लगाते हैं कि ये उस काम को नहीं कर पाएगा या ये उस काम को अच्छा कर लेगा। आप एक टीम के मेंबर हैं, अपनी टीम में आप कैप्टन हैं, तो आप मेंबर्स के बारे में बता पाते हैं,
या फिर अपने साथ वाले लोगों के बारे में कह पाते हैं ये चीज़ अच्छी कर सकता है, या ये इस चीज़ पर हाई होगा, या इसके स्पीकिंग स्किल्स हमने सुने हैं तो ये पोइट्री अच्छी सुना देगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो पर्सन के डिस्पोजिशंस होते हैं उनके थ्रू ही उनके बारे में एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है। कॉमन ट्रेड्स जिसमें आते हैं, बहुत सारे लोग डिफरेंट कल्चर को बिलोंग करते हैं, लेकिन विद इन अ कल्चर कुछ ट्रेड्स जो होते हैं वो हर पर्सन के एक जैसे होते हैं। जैसे लैंग्वेज की बात कर लेते हैं, लैंग्वेज भी एक ट्रेट हो जाता है। जैसे अगर आप कश्मीर में चले जाएं, चलिए कश्मीर की तरफ आपको ले चलते हैं, कश्मीर की तरफ चले जाएं तो वहाँ पे जो लोगों के बोलने का तरीका है, ये तो कहीं भी अप्लाई होगा। कश्मीर की क्या बात है, मेरा दिल किया कश्मीर तक लेके जाने का आपको, तो बस मैं ले गई। वरना आप किसी भी रीजन में चले जाइए, अपने रीजन में जहाँ आप रहते हैं, आप बिहार में हैं, आप मध्य प्रदेश में हैं, आप उड़ीसा में हैं, कहीं भी हैं, कोलकाता में हैं अगर आप, या वेस्ट बंगाल में, तो जो भी आपकी लैंग्वेज है वो कुछ लोगों में या इनफैक्ट काफ़ी लोगों में सिमिलर सी फील होगी, है ना। तो क्या होगा, हमारे कुछ कॉमन ट्रेट्स होंगे बेस्ड ऑन दैट, कि हमारे बोलने का तरीका, हमारे बोलने की स्पीड, कुछ भी चीज़ें हमारे एज अ ट्रेट वो नजर आएगी। अब पर्सनल डिस्पोजिशन की बात करें तो ये वो यूनिक ट्रेट्स होते हैं जो किसी भी पर्सन को इजीली जनरलाइज नहीं कर पाते, लेकिन दीज पर्सनल ट्रेट्स रिफ्लेक्ट द डिस्टिंक्टिव क्वालिटीज ऑफ एन इंडिविजुअल, जो कि ऑलपोर्ट अप्रोच की कोर है। यानी क्या है कि किसी भी पर्सन के बारे में उसके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, आप यहाँ कुछ कुछ फील कर रहे होंगे जनरल और स्पेसिफिक फैक्टर जो आपने इंटेलिजेंस में पढ़ा था, लेकिन रुक जाइए, वो इंटेलिजेंस की बात थी, ये पर्सनालिटी की बात है। आप अंडरस्टैंडिंग के लिए तो रिलेट कर सकते हैं, मगर कर मत लीजिएगा, क्योंकि वो इंटेलिजेंस के बारे में बात थी, पर्सनालिटी के बारे में बात हो रही है। और वैसे देखा जाए तो इंटेलिजेंस आपको बहुत बड़ा टॉपिक लग रहा था, पर्सनालिटी के अंदर तो वो एक छोटी सी चीज है, पर्सनालिटी तो उससे बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि इंटेलिजेंस पर्सनालिटी में आने वाला एक बहुत छोटा कंपोनेंट है। पर्सनालिटी इंक्लूड सो मच मोर। तो अब आपको पर्सनालिटी बड़ा लगने लगा होगा, मेरे इस तरह से कहने से अच्छी बात है, बड़ा ही सोचिए आप लोग। तो पर्सनल डिस्पोजिशन में क्या क्या चीजें आएंगी, हम टाइप्स ऑफ पर्सनल डिस्पोजिशन की बात करेंगे। ये बेसिकली 3 लेवल हैं डिस्पोजिशन के, पर्सनल डिस्पोजिशन के, या आप ये भी कह सकते हैं कि ऑलपोर्ट ने 3 टाइप के पर्सनालिटी ट्रेट्स बताए हैं। अब इन तीनों का नाम आपको ऐसे ही लिखना है जो मैं आपको बता रही हूँ, कार्डिनल, सेंट्रल, सेकेंडरी। ओके, ये इसी हायरार्की में भी चलते हैं, तीनों को अच्छे से समझेंगे। और मैंने जो प्रीवियस आपको 12th वाले वीडियोस दिखाए थे उसमें भी इस पे बहुत अच्छे से बात हुई है। कार्डिनल ट्रेट्स क्या होते हैं? कार्डिनल ट्रेट्स वो डोमिनेटिंग ट्रेट्स होते हैं जो किसी भी इंडिविजुअल की एंटायर पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं। ये कार्डिनल ट्रेट्स पर्सन के बिहेवियर को भी ज्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं। ये रेयर होते हैं। रेयर होने का मतलब, अब हम कह रहे हैं हर पर्सन में होते हैं, पर आपने ये देखा है ना, दुनिया में सारे बहुत सारे लोग कॉमन दिखते हैं आपको, और कोई पर्सन बहुत स्पेशल दिखता है, कुछ अलग दिखता है उसमें, क्योंकि उसके अंदर कार्डिनल ट्रेट्स की वैल्यू हाई है ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। वो किसी चीज में आपको बहुत अच्छा लगता है। जैसे आप एंकर की बात करें तो एंकर आपको डिफरेंट फील होते हैं, क्योंकि उनके अंदर कुछ ऐसी चीज है जो उनको बहुत ज्यादा स्पेशल बना रही है। बट बोलते तो सभी हैं, बात तो सभी कर लेते हैं, कहना अपनी बात को हर किसी को आता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, वो कार्डिनल ट्रेट जो है वो बहुत बेसिक पे चला गया, लेकिन किसी पर्सन में वो बहुत स्पेशल वे में है जिसकी वजह से वो जाना जाता है। तो इस तरीके से कार्डिनल ट्रेट्स होते हैं। कार्डिनल ट्रेट्स are rare as most people are influenced by a variety of traits rather than a single defining characteristic। किसी भी पर्सन की कोई सिंगल कैरेक्टरिस्टिक ऐसी हो जिसकी वजह से वो पर्सन आपके माइंड में रहे। अभी मैंने एंकर का एग्जांपल दिया तो वो हमारे बीच में से हो गया। अगर मैं यहाँ पे अमिताभ बच्चन का एग्जांपल लूँ, मैं तो हमेशा कार्डिनल में अमिताभ बच्चन का एग्जांपल लेती हूँ। अगर अमिताभ बच्चन जी के बारे में बात करें तो उनकी वॉइस जो है एक कार्डिनल ट्रेट है उनके अंदर। वो जिस तरह से बोलते हैं ना, तो आप, मैं अभी बोल रही हूँ तो आपके माइंड में देवी और सज्जनों शायद आ गया होगा, या आपने केबीसी देखा होगा या खेला होगा, तो उनकी एक इमेज है जो आपके माइंड में बनती है। आप उनसे भी ऊपर और चलते हैं। अगर हम गांधी जी के बारे में बात करें तो गांधी जी का जब भी बात होती है तो अहिंसा की बात होती है ना, नॉन वायलेंस की बात होती है, पीस की बात होती है। इससे गांधी जी जाने जाते हैं। इससे गांधी, हम जब गांधीवाद कहते हैं तो गांधीवाद कहते ही, यानी गांधीज्म वर्ड यूज करते ही क्या हुआ, उनकी वो कैरेक्टरिस्टिक्स जिनकी वजह से वो पॉपुलर थे हमारी आंखों के ठीक सामने आ गई। तो कार्डिनल ट्रेट्स का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जो इतनी डोमिनेटिंग हो कि वो हमारी पर्सनालिटी को डिफाइन करने लगे, ना कि बाकी की चीजें। है बहुत कुछ, बाकी का भी हमें बहुत कुछ है, लेकिन वो एक वैल्यू इतनी हाई है कि वो हमें डिफाइन कर रही है कि हम ऐसे हैं, है ना, या हमारी तरह बनो। कहते हैं ना बच्चों से कि इसके जैसा हमें, हमारे बच्चे को बनना है। तो इस तरह की चीजें होती हैं। अगर कुछ नेगेटिव एग्जांपल लें तो हिटलर का भी ले सकते हैं। हम कहते हैं कि वो हमारी टीचर जो है बहुत ज्यादा हिटलर है। हम टीचर को हिटलर नहीं कह रहे हैं, एक्चुअली टीचर हिटलर नहीं है, बट हिटलर की कैरेक्टरिस्टिक टीचर में हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कॉमन एग्जाम्पल है कार्डिनल ट्रेट्स के, हर जगह दिखेंगे आपको। अब मेरे ख्याल से कार्डिनल ट्रेट आपको एक समझ में आ गया होगा। ये इतना हाईली डिस्पोजिशनल ट्रेट है जो हमें बहुत ही टू द पॉइंट दिखाता है कि हम ऐसे हैं। फिर आते हैं सेंट्रल ट्रेट पर।
सेंट्रल ट्रेट में हमारे अंदर वो सभी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो जनरल सब में होती हैं, सभी के अंदर होती हैं, पर उनकी वैल्यू हाई लो अप डाउन ऐसे चलती रहती है। बेसिकली अगर हम सेंट्रल ट्रेट की बात करें, एज ये सेंट्रल हैं, तो इन्हें एडजेक्टिव्स की फॉर्म में, आप ऑनेस्ट होंगे, आप काइंड होंगे, आप लेबोरियस होंगे, आप जो भी चीजें आपके अंदर हैं वो सब आपके सेंट्रल ट्रेट्स है। मतलब जिसने आपको एक बैलेंस दिया हुआ है आपकी पर्सनैलिटी को, वो सब सेंट्रल ट्रेट्स हैं। ये जनरल ट्रेट्स होते हैं जो पर्सनालिटी का फाउंडेशन होते हैं, डेली बिहेवियर के थ्रू नजर आते हैं। सेंट्रल ट्रेट्स इतने डोमिनेटिंग नहीं होते हैं लेकिन हाईली इन्फ्लुएंशियल होते हैं। ओके, एग्जाम्पल इंक्लूड क्वालिटीज लाइक ऑनेस्टी, सोशियबिलिटी, असर्टिवनेस, जो भी एडजेक्टिव की फॉर्म में आप अपनी तारीफ में कहना चाहें वो सब कुछ आपका सेंट्रल ट्रेट हो गया। सेकेंडरी ट्रेट्स क्या होते हैं? हमारे लाइक्स एंड प्रेफरेंसेस, जैसे कि आई लाइक टू प्ले चेस, सो प्लेइंग चेस इज समथिंग आई लाइक एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ माई सेकेंडरी ट्रेट। ओके, बहुत जो भी आपके लाइक्स डिसलाइक्स हैं, प्रेफरेंसेस हैं, जो आप करना पसंद करते हैं, हॉबीज हैं, आपका पैशन है, वो सारी चीजें आपके सेकेंडरी ट्रेट्स में हो जाएंगी। ये क्या होते हैं? ये लेस कंसिस्टेंट होते हैं क्योंकि ये स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में यूज होते हैं। जैसे कहीं चेस चल रहा है तो वहां जाकर मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाऊंगी क्योंकि मुझे चेस पसंद है। अब आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये मेरा सेकेंडरी ट्रेट है। बट इफ आई एम ऑनेस्ट, वो मेरी हर चीज में नजर आएगा। इफ आई एम काइंड, आई विल ऑलवेज बी काइंड टू पीपल। यू गेटिंग माई पॉइंट, राइट? कि सेंट्रल ट्रेट जो है वो हमारे हर दूसरे एक्शन में नजर आएंगे, वो स्पेसिफिक एक्शन में नजर नहीं आएंगे। लेकिन सेकेंडरी ट्रेट हमारी पर्सनैलिटी को तो शेप करते हैं, उसकी वजह से भी हमारी पर्सनैलिटी जानी जाती है। जैसे मान लीजिए मान लेते हैं मुझे चेस नहीं पसंद है, तो अब चेस वाले लोगों के बीच में बैठ के अनकंफर्टेबल हो जाऊंगी। वहां के लोग मुझे कैसे परसीव करेंगे? दैट शी इज नॉट समबडी हु इज गेटिंग फिट इनटू द एनवायरनमेंट, है ना? भले ही मैं कितनी भी आउटस्पोकन हूँ, भले ही बाहरी दुनिया में मैं कितनी भी चीजें करूँ, एंजॉय करूँ, लेकिन उस जगह पर आई एम नॉट फीलिंग राइट बिकॉज आई एम नॉट इनटू दैट प्ले। तो मेरी पर्सनैलिटी वहां से भी तो डिफाइन होगी। तो इस तरीके से सेकेंडरी ट्रेट हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट वी लाइक, वी डोंट लाइक और व्हाटएवर। किसी भी इंडिविजुअल की यूनिकनेस पे ये बात करते हैं। इनका कहना है कि हमारी जो थ्योरी है, ऑलपोर्ट खुद ये कहते हैं, हमारी मेरी जो थ्योरी है वो आपको ये बता रही है कि आप कितने यूनिक हैं। किसी भी इंडिविजुअल की यूनिकनेस पे बात करती है, और आप ये चीज कंटिन्यूसली देख रहे हैं, चाहे कार्डिनल हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे सेंट्रल हो, आपकी यूनिकनेस उसमें दिख रही है। उन्होंने ये माना कि जो टू ट्रूली अंडरस्टैंड अ पर्सन, साइकोलॉजिस्ट मस्ट लुक एट द यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट्स दैट डिफाइन दैट इंडिविजुअल। उन्होंने लोगों के कैटेगरी को जनरलाइज करने के आइडिया को रिड्यूस कर दिया था, और ये एम्फेसाइज करते हैं कि हर पर्सन बहुत यूनिक है। यही बात ही बार बार आप कह रहे हैं, आप पढ़ते रहिए और समझते रहिए। फंक्शनल ऑटोनॉमी की यहाँ पे बात करते हैं। क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है ऑलपोर्ट की थ्योरी का, जिसको हम फंक्शनल ऑटोनॉमी कहते हैं। इस आइडिया को रेफर करती है कि सर्टेन मोटिव्स इन अडल्टहुड बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ देयर ओरिजिनल कॉज। For example, a person may initially start a hobby like painting to relax from stress, but over time they may continue painting simply because they enjoyed it, इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिजिनल स्ट्रेस रिलीफ मोटिव। मतलब किसी काम को हमने इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि हम उस चीज की वजह से हमें स्ट्रेस से बेनिफिट मिल रहा था, बट लेटर ऑन वो चीज हमारी हॉबी का या हमारी लाइफ का एक पार्ट ही बनती चली जाए। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। तो अडल्ट बिहेवियर इज नॉट ऑलवेज रूटेड इन पास्ट एक्सपीरियंसेस एज साइको एनालिटिकल थ्योरी माइट सजेस्ट। अब साइको एनालिटिकल थ्योरी जब आप पढ़ेंगे तो आप वहां ये जानेंगे कि वो इस चीज पर बहुत ज्यादा फोकस करती है कि बच्चे की, आई एम सॉरी टू से, हमारा जो बचपन होता है उसमें जो हम एक्सपीरियंसेस गेन करते हैं वो अडल्टहुड में जाके हमारी पर्सनैलिटी को शेप करता है। ये तो साइको एनालिटिकल थ्योरी का ग्राउंड बेस है, आप ऐसे समझ लीजिए। सिगमंड फ्रॉइड की मैं बात कर रही हूँ, उन्होंने इस चीज पे बहुत फोकस किया है। लेकिन यहाँ पर दूसरी चीज इसके जस्ट ऑपोजिट आती है, जिसे हम फंक्शनल ऑटोनॉमी कहते हैं, जो ऑलपोर्ट ने कॉन्सेप्ट दिया है। वो ये कहते हैं कि कई बार लोग अपने हॉबीज या किसी चीज से एस्केप के वजह से भी किसी चीज को अडॉप्ट कर लेते हैं, और वो चीज उनके लिए पैशन बन जाती है, वो चीज उनके लिए एक लाइफ को बहुत ज्यादा रिलीफ देने वाली चीज बन जाती है। तो जरूरी नहीं है कि वो चाइल्डहुड से उसको लेकर आए हों, वो लेटर एज में भी आकर उस चीज को स्टार्ट कर सकते हैं, जिसे हम फंक्शनल ऑटोनॉमी का नाम देते हैं। ओके, जिसकी वजह से उनकी लाइफ सेल्फ सस्टेनिंग हो जाती है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि इस थ्योरी को डिस्कार्ड करके अपना कॉन्सेप्ट देता है। प्रोप्रियम की बात करें, प्रोप्रियम का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने दिया था कि टू डिस्क्राइब द सेल्फ और द कोर ऑफ एन इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी। प्रोप्रियम इंक्लूड्स द एस्पेक्ट ऑफ अ पर्सन दैट आर सेंट्रल टू देयर सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड कंटिन्यूटी ओवर टाइम। कि जो भी प्रोप्रियम का डेवलपमेंट होता है एज अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी ग्रोथ, particularly as individual move from childhood to adulthood and develop its stable sense of self। जब भी किसी बच्चा जो है वो धीरे धीरे अपने अंदर एक स्टेबल
सेल्फ को अपने अंदर डेवलप कर पाता है तो उसको हम प्रोप्रियम का नाम देते हैं। और उन्होंने प्रोप्रियम डेवलपमेंट की 7 स्टेजेस को बताया है। इसके बारे में आप बहुत ज़्यादा नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, एक कॉन्सेप्ट है जिसको आपको मेंशन कर देना चाहिए। ट्रेड थ्योरीज वर्सेस साइकोएनालिसिस एंड बिहेवियरिज्म, कंपैरिजन किया गया है कि ट्रेड थ्योरीज तो वैसे बहुत सारी है, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन ये तीनों चीजें, ट्रेड थ्योरीज और साइकोएनालिसिस बिहेवियरिज्म, तीन अलग अलग कॉन्सेप्ट है वैसे तो, लेकिन तीनों में हम अलग अलग तरीके की चीजें देखते हैं। साइकोएनालिसिस में अनकॉन्शियस को अंडरस्टैंड करते हैं जो कि फ्रॉइड की है, और बिहेवियरिज्म स्किनर ने ज्यादा वर्क किया है, वो हमारे बिहेवियर पर ज्यादा फोकस करते हैं, और ट्रेड थ्योरीज हमारे अंदर एग्जिस्ट करने वाली कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करती है। इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से आप ना भी लिखें तो चलेगा, वैसे तो ये कंपैरिजन है, जरूरी नहीं आप इससे करें, आप किसी और से भी कर सकते हैं। आप ट्रेड वर्सेस टाइप भी लिख सकते हैं कि ट्रेड थ्योरीज टाइप से कैसे डिफरेंट है, पर उसके लिए आपको पहले टाइप थ्योरीज पता होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं इस पे भी ज्यादा फोकस कर नहीं रही हूँ, क्योंकि ये तीनों ही चीजें हम अलग अलग पढ़ेंगे। और जब आप अलग पढ़ेंगे तो आप किसी भी थ्योरी में, जब आप जैसे ट्रेड थ्योरी लिख रहे हैं तो आप ट्रेड थ्योरी का टाइप से कंपेयर करते हुए लिख सकते हैं कि वो उससे कैसे अलग है। यहाँ इन्होंने साइको एनालिसिस और बिहेवियर से कंपेयर कर दिया है, तो कैसे भी कंपैरिजन आप करके एक दिखा सकते हैं। ये क्यों करना है, थोड़ा सा कंटेंट बढ़ेगा, अगर नहीं करना चाहेंगे टोटली स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्टैटिस्टिकल मेथड के क्रिटिसिज्म की बात करें तो जो इन्होंने यूज किया था रेमंड कैटल ने, उन्होंने पर्सनालिटी के डिफरेंट नंबर्स को रिड्यूस करते हुए चले गए थे, और यहाँ पे उन्होंने कॉम्प्लेक्सिटी को काफी इग्नोर कर दिया था, ओवरलुक किया था। तो एक तरीके से जो क्रिटिसिज्म है स्टैटिस्टिकल मेथड को यूज करने का, उन्होंने क्वालिटेटिव अप्रोच पे ज्यादा फोकस किया और क्वांटिटी पर वर्क नहीं किया, और उनको मेजरेबल ट्रेट्स की फॉर्म में डिफाइन नहीं किया। मैच्योरिटी और हेल्दी पर्सनैलिटी पर एम्फेसिस किया है इन्होंने, मैच्योर वेल एडजस्टेड इंडिविजुअल्स पर इनका ज्यादा फोकस था। उन्होंने कहा कि हेल्दी पर्सनैलिटी जो कैरेक्टराइज होती है वो एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस दिखाती है। फिलहाल ये सब चीजें हैं जो क्विकली रीड कर सकते हैं, क्योंकि मैं अब ये ऑब्जर्व कर रही हूँ कि हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर तो जब आएंगे तो आएंगे बिग 5 फैक्टर थ्योरी से हम स्टार्ट करेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज की इस थ्योरी के साथ ही हम आज का इस वीडियो को भी ओवर अप कर देते हैं, बिकॉज काफी टाइम हो चुका है। मैं तो एक्सप्लेन करने चलती थी, तो मैं बिल्कुल ध्यान ही नहीं है कि मुझे कि वीडियो में मैं इसको बना रही हूँ, तो मुझे बताना है। आई फील लाइक आई एम इन अ क्लास और मेरे सामने आप लोग बैठे हैं और मैं बस बोलती चली जा रही हूँ, एक्सप्लेन करती चली जा रही हूँ बिना घड़ी और टाइम देखे। तो वीडियो इतना भी लेंदी नहीं होना चाहिए कि आप लोग बोर हो जाएं। वैसे है तो सब पर्सनैलिटी के बारे में, आप खुद से रिलेट करते हुए चल रहे होंगे, तो बोरिंग तो जैसा कुछ वर्ड हमें यूज करना भी नहीं चाहिए आइडियली। खैर, यहाँ पर हमारा आज का ये वीडियो खत्म होता है। ऑलपोर्ट की थ्योरी काफी इंपॉर्टेंट है। अब बाकी जो मैंने आपको प्लेलिस्ट बताई थी वो जरूर देख लीजिएगा, आपके बहुत काम की है। और मैं मिलूंगी आपसे इसके सेकंड पार्ट में। ये वीडियो से हमारी काफी एंथुजियास्टिक स्टार्टिंग हुई है। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो एमपीसी 003 का पेपर देने जा रहे हैं। और मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।